हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारा केवीएस का जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही थी जो 18 फरवरी को 2023 में हुआ था, ठीक है, 18 फरवरी को। तो ठीक है, तो एक पार्ट उसका मैंने आपको कल करा दिया है और एक पार्ट मैं आज कराऊंगी और एक शायद कल फिनिश ही हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। और एग्ज़ाम आपका 10 और 11 तारीख का है, तो उससे पहले ये पेपर आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ आज करते हैं, कुछ कल करेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट में ये पूरा पेपर कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए फर्स्ट ये क्वेश्चन क्या कहता है, उस पेपर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज का पेपर मतलब क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। इस पोलिनोमियल का करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बताना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बताना है। अगर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बच्चा, जो मैंने रैंक आरपीएससी का जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें मैंने रैंक, आइगन वैल्यू, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और डिटरमिनेंट तीनों टॉपिक कंप्लीट करवा रखे हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके उनकी डेफिनेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखिए, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में। मैं ये पेपर इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारे जो केवीएस का पीजीटी का पेपर है उसमें किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सारे मिक्सअप हैं, ग्रेजुएशन का, 9th का, 10th का, 11th 12th, मतलब सारे ही केवीएस वालों ने डाल रखे हैं। अब चंडीगढ़ वाले देखो किस तरीके का हमारा पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो देखो द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स ए, हमारे पास करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसमें से हम क्या करेंगे, लैम्डा ऑफ मैट्रिक्स जो लैम्डा है उसकी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें से उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से ए माइनस लैम्डा आई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ये भी 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, और ये एंट्रीज ये यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ये 1 और ये -1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा जब हम ए माइनस लैम्डा आई का डेटरमिनेंट निकालेंगे, मतलब ये निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब इसका डेटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो डेटरमिनेंट हमें आता ही है सोल्व, तो इसको डेटरमिनेंट सोल्व करके जो हमारे पास वैल्यू मतलब जो इक्वेशन बनेगी इक्वल टू 0 रखना है ना, ए डेटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास -3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब, यानी कि हमारे पास सेकेंड ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। ये करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पूछा है, तो मैंने अब ये बोला ना इक्वल टू 0 रखेंगे। इक्वल टू 0 कब रखेंगे, जब हमारे पास वो बोलता है कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और उसके लैम्डा की वैल्यू निकालो, यानी कि फाइंड द आइगन वैल्यूज। जब इसकी आइगन वैल्यू निकालते हैं तब हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई का डेटरमिनेंट को इक्वल टू 0 रखेंगे तब हमारे पास जो है इसकी आइगन वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो अगर ये इसका सेम, ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये पूछता कि इसकी आइगन वैल्यू बताओ, तो जो हमारा करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है उसको अगर इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। कब, जब उसको हम इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास अभी लैम्डा की वैल्यू आई है, लैम्डा का क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर, ये तो हमारे पास पोलिनोमियल आ गया। अब ये एक लैम्डा मतलब ये पूछता है कि इसकी आइगन वैल्यू बताओ, तो इसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करके यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आता तो लैम्डा -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू कितनी आती है, 0 0 और 3। मैंने यही बोला था कि मैट्रिक्स कितने भी क्रॉस मतलब कितने भी ऑर्डर की हो, 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की, तो उसकी उतनी ही आइगन वैल्यू हमें मिलेंगी। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसकी 3 आइगन वैल्यू हमें मिल गई, 0 0 और 3। जब ये आइगन वैल्यू पूछता तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालते। अब इसने सीधा करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पूछा है तो ये हमारे पास लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर इसका करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास गिवन है इफ समीशन एफ आई एक्स आई, हमारे पास 3100, तो और समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स का बार इज का स्क्वायर ये इतना देर का है, एन हमारे पास 50 है, तो वेरिएंस बताना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का कंप्लीट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन। ये हमारे पास फॉर्मूला है। आई बात समझ में। इन्होंने कंफ्यूजन करने के लिए देखो हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई की भी वैल्यू दे रखी है और एन की भी वैल्यू दे रखी है। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला पता है तो वो तो फॉर्मूला से यूज करके यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1
ये 100 और 50 और डिवाइडेड बाय क्या है 50। 0 से 0 कैंसिल ही हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 5 एकम 5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 201। ठीक है, 201 आंसर आ गया। किसी बच्चे को अगर इसका फॉर्मूला पता है तो हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा। कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो इसका क्या यूज़ करें, ये हमें कंफ्यूजन करने के लिए इसने गिवन दिया हुआ है समीशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। वैसे वेरिएंस के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, तो जो हमारे स्टीक और स्पष्ट जो हमें उत्तर देगा हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो ईजी होगा। ठीक है, एग्जाम में तो जो ईजी होगा हमें उसी पर जाना है, जो हमें ईजी लगेगा। ट्रिकी क्वेश्चन जो होगा वही सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इन ए क्लास टेस्ट इन मैथमेटिकल 7 स्टूडेंट्स ऑब्टेन। हमारे पास एक क्लास है, उसमें मैथमेटिक्स के मतलब 7 स्टूडेंट है और उन्होंने ये मार्क्स गेन किए हैं। तो मीन डाइवेशन फ्रॉम द मीडियन निकालना है। अब इसका मीन डाइवेशन फ्रॉम द मीडियन, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, जो मीन डाइवेशन फ्रॉम द मीन हम निकालेंगे समीशन एक्स आई, यानी कि मीन किसके अंडर निकालना है, मीडियन के, फ्रॉम द मीडियन। तो यहाँ से एक्स आई में से क्या हो जाएगा, मीडियन माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ये इसका क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। ठीक है, अब मीडियन खाली पूछता तो हमें पता होता है मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन का भी हमें पता है कैसे निकालता है। अब इसने दोनों को कंबाइन करके ये बोला है कि मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन का समीशन एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एन। अगर ये पूछता मीन डेविएशन फ्रॉम द मोड, मोड अगर यहाँ आता तो एक्स आई माइनस मीडियन की जगह क्या आ जाता, मोड आ जाता। अब ये पूछता मीडियन, ठीक है, मीन डेविएशन का सिर्फ यही पूछेगा या तो मीडियन में या मोड में, तो मीडियन की जगह मोड, सेम फॉर्मूला हमारे पास यही चलेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालें, मीडियन। इसका मीडियन निकालो, क्या आएगा, पहले तो इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी एक ऑर्डर में इसको लिखना है। ठीक है, तो मैं पहले लिखती हूँ 10, इसको मैंने लिखा पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखती हूँ 10, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 43, फिर 46, फिर 45, ये लिखा। टोटल कितने हैं इसमें, 7 स्टूडेंट हैं। तो मीडियन हमें पता है क्या होता है, मिडिल नंबर होता है, 1 2 3 पीछे से छोड़ दिया, 3 पीछे से, जो बीच का आ गया वो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया मीडियन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मीडियन। इवन होता तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ये होता है n/2 + 1th टर्म और n+1/2th टर्म, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इन दोनों को ऐड करके इनका मीन निकाल के तो जो हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर्स का मीडियन आ जाता है। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है। और साफ सीधी स्पष्ट भाषा में बोलें तो मान लो इवन होता तो इवन, मान लो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 18, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब लिख के तो इसको क्या करते, 1 2 3 4, 4 यहाँ है, 1 2 3 4, 4 यहाँ है, तो यहाँ पीछे से 3 छोड़ दिया, पीछे से 3 छोड़ दिया, तो जो ये बीच के 2 नंबर बच गए ना, इन दोनों को सम करके डिवाइड कर देना 2 से, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा इवन नंबर्स का। ठीक है, आ गया समझ में, ये सीधा फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। किसी को अगर ध्यान ना हो ना कि n/2 + 1th टर्म और n+1/2th टर्म डिवाइड बाय 2 करना है, तो ना समझ आए तो ऐसे कर देना, पीछे से इक्वल इक्वल छोड़ के जो बीच में 2 नंबर बचेंगे उनको ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर देना, 2 कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, इवन नंबर्स का। तो देखो अब मोड निकालना है, तो अब देखो अब हमारे पास मीडियन क्या आया, यहाँ पे मैंने अभी लिखा था, इसको लिखा था 10 15 20 35 आ गया था ना, मैं अभी दोबारा लिख रही हूँ। देखो तो ये आ गया था 35, और 35 को फॉर्मूला क्या था, समीशन था, तो समीशन का मतलब होता है सम। तो इसको माइनस करते करके देखो, 35 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास मोड है, वैसे तो सारी क्वांटिटी प्लस में आ जाएंगी, तो इसको माइनस करो सब में से 35 को, तो क्या आ जाएगा 25 प्लस फिर 20 फिर प्लस 10 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11 और डिवाइडेड बाय कितना है 7। इन सब को ऐड करके जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इनको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नॉन जीरो नंबर इज 6। हमारे पास 2 नॉन जीरो नंबर का जो सम है वो कितना है, 6 है, यानी कि x + y हमारे पास कितना है, 6 है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, मिनिमम वैल्यू निकाली है इनके रेसिप्रोकल का सम का, तो यानी कि 1/x + 1/y का जो रेसिप्रोकल किया उसकी क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व करेंगे, तो ये हो गया x + y डिवाइडेड बाय एक्स वाई, इसकी मिनिमम निकालनी है। स्टेटमेंट समझ आई ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये आ गया x + y डिवाइडेड बाय एक्स वाई,
ठीक है। अब इसकी मिनिमम बतानी है, तो एक्स प्लस वाई हमारे पास कितना था 6। तो यहाँ से हमने वाई की वैल्यू क्या निकाली 6 माइनस एक्स, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास ऊपर तो क्या आ गया एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 है डिवाइड बाई एक्स वाई, यहाँ हो गया एक्स इंटू 6 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया मिनिमम। अब ये मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब नीचे वाला जो डिनोमीटर है वो ज़्यादा वैल्यू रखेगा, यानी कि डिनोमीटर क्या होगा मैक्सिमम होगा, तभी आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू जब डिनोमीटर क्या होगा मैक्सिमम होगा। ये चीज़ क्या होगी मैक्सिमम। तो देखो जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम है तो यहाँ से एक्स ऑफ 6 माइनस एक्स इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा हमें पता है, इसका क्या करेंगे सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहले इसको सोल्व करो, 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव किया एक बार डी अपॉन डी एक्स, और उसको क्या रखेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे ना। तो इसका हमने ये डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आया 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आई 3। अब इसका क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2, डबल डेरिवेटिव माइनस का 2 आ गया यहाँ से, और क्या है ये लेस देन 0 है। दैट मीन्स अगर ये हमारे पास लेस देन 0 तो ये क्या हो जाता है डबल डेरिवेटिव, अगर लेस देन 0 तो मैक्सिमम वैल्यू और ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमने पढ़ा था है ना। तो अब ये -2 क्या हो गया लेस देन 0, दैट मीन्स किस पे x इज इक्वल टू 3 पे, तो दैट मीन्स ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई है x इज इक्वल टू 3 पे। तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम 3 पुट कर देंगे, 6 अपॉन एक्स इंटू 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे आई है, तो 6 अपॉन 3 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 यानी कि 2/3 हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y हमारे पास ये गिवन है, y हमारे पास लिख रखा है x प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, टेंजेंट टू दी कर्व एट x इज इक्वल टू π/2 पे, तो x इज इक्वल टू π/2 है, तो यहाँ पे पहले सीधा वैल्यू पुट करो x की जगह π/2। तो ये हमारे पास साइन π/2 1 कोस π/2 0, तो ये 0, y की वैल्यू क्या आ गई π/2। ठीक है, और x की वैल्यू π/2, तो दैट मीन्स एक पॉइंट हमें ये मिला, जब x की वैल्यू π/2 है तो y हमारे पास क्या आ गया π/2 आ गया। ठीक है, अब इसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है तो स्लोप की जरूरत होगी, तो स्लोप की जरूरत होगी तो यहाँ से dy/dx निकाल लो, dy/dx हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस 2x एट द पॉइंट क्या, ये जो पॉइंट अभी निकाले π/2 बाय कोमा π/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू, ये कोस 2 पाई हमारे पास कितना हो गया -1 यानी कि 0। स्लोप हमारे पास कितनी आ गई 0 आ गई। फॉर्मूला y माइनस 1 π/2 इंटू स्लोप यानी कि 0 और x माइनस π/2। ठीक है, तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया π/2, दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया पाई आ गया। ठीक है, 2y क्या आ गया पाई, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो डायमीटर ऑफ ए सर्कल है वो इंक्रीजिंग कर रहा है एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ चेंज है मतलब वो 1 सेंटीमीटर का है किसमें डायमीटर ऑफ सर्कल में, तो दैट मीन्स d/dt रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला, और किसका डायमीटर का, तो कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है व्हेन इट्स रेडियस इज पाई, अगर इसकी रेडियस हमारे पास पाई है और द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, एरिया का रेट ऑफ इंक्रीज बताना है। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया सर्कल का एरिया πr², तो इसका r की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, r जो है हमारे पास वो क्या है, r हमारे पास ये है, r हमारे पास क्या है पाई, डायमीटर हमारे पास कितना है 2 पाई। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, यानी कि dA/dt निकालना है। तो dA/dt निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास dA/dt क्या हो जाएगा 2πr dr/dt हो जाएगा, 2πr dr/dt। अब r हमारे पास क्या, r तो हमारे पास पाई के इक्वल है, तो सीधा पाई पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं सोल्व करना। तो यहाँ से देखो अब इस r को d में कन्वर्ट करेंगे, तो r को जब d में कन्वर्ट करा तो r हमारे पास क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ होता है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो d। क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि जो डायमीटर में जो चेंज है वो कितना है 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर का चेंज है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास ये था एरिया कितना था πr²। ठीक है, इसका dA/dt निकालना है, तो r को मैंने चेंज किया है किस में
आर को मैंने चेंज किया है, किस में चेंज किया है, d/2 में, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है स्क्वायर। और इसलिए ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, हमारे पास ये बाहर d/dt चल रहा है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो हमारे पास, हमें पता है d/dt की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसीलिए। ठीक है, तो देखो अभी हो गया, पाई तो बाहर आ जाएगा, इसका d, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेरिवेटिव ऑफ d हमारे पास कितना है, अपॉन dt, इसका स्क्वायर का करना है, और बाहर क्या है हमारे पास 1/4, यानी कि 1/2 2 जा 4। अब इसका करेंगे, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा 2d और dd/dt, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास dA/ जो dt है वो क्या हो गया हमारे पास, π/4 इंटू 2d। यहाँ तक समझ आया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि π/2 इंटू डी हो गया। अब डी अब यहाँ से पुट कर दो, रेडियस हमारे पास कितना था, पाई, और जो हमारे पास डायमीटर होगा उसका डबल होता है, यानी कि 2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई पुट कर दो, 2 पाई पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, ये फर्स्ट यहाँ पे आंसर हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 33 की पावर 1/5 की हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसको मान लिया y, ये किसके इक्वल मान लिया हमने, y के इक्वल। अब हमें पता है कि 33 तो किसी का भी ना तो स्क्वायर रूट बनता ना क्यूब रूट बनता, ठीक है ना, मतलब इसको हम तोड़ के लिख ही नहीं सकते। तो क्या हम 32 को लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं 32 को। तो इसका मतलब ये x की हमने वैल्यू मान ली 32, चेंज हमने कितना किया, डेल x हमने कितना किया 1 का, क्योंकि 1 हमने माइनस कर दिया ना 33 में से, तो चेंज ये रेट ऑफ चेंज होता है, हमें पता है डेल x कितना हो गया 1। तो y हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ चेंज हमने किया ना डेल का, तो यहाँ पे डेल y प्लस डेल y में चेंज किया, तो y प्लस डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कितना हो जाएगा, 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये तो हो गया हमारे पास 33 हो गया, ये तो हमारे पास कितना हो गया 33 हो गया। अब यहाँ से देखो 33 y प्लस डेल वाई की मैं वैल्यू निकाल रही हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो जो हमने प्रूव करना है वो लिख रखा है 33, पावर हम बाद में ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 33 y हमारे पास कितना है 32 प्लस डेल वाई हमारे पास कितना है। अब देखो डेल वाई कैसे निकालेंगे, डेल, क्योंकि हमने तो डेल एक्स की वैल्यू पता है वो कितनी है 1, तो डेल वाई कैसे निकलता है, डेल वाई का मतलब होता है dy/dx मल्टीप्लाई डेल एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इंक्रीज जो करा है, dy/dx हमारे पास क्या था, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो हमने y ऊपर माना था 33 की पावर 1/5 हमने लिया था ना y की वैल्यू, सॉरी x, इस 33 को हमने क्या माना था, x माना था ना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। तो यहाँ से इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई 1/5 x की पावर माइनस 4/5, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, ये हमारे पास आ गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 32, तो यहाँ पे 32 पुट कर दो, ये हो जाएगा 1/5 32 की पावर माइनस 4/5। 32 की को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 4 अपॉन 5, यानी कि 1/80 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो ऑपरेट कर दो बोथ साइड 1/5, तो ये हो गया, ये तो x प्लस डेल एक्स की वैल्यू थी, x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे y प्लस डेल वाई प्लस डेल वाई, और y हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 32 की पावर 1/5 प्लस अभी डेल वाई हमने निकाला 1/80, तो इसको हम सोल्व करेंगे, इसको 2 की पावर क्या लिखा 4/5, ये हो गया 1/5, इसको हमने सॉरी 2 की पावर 4/5 नहीं 2 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 + 1/80, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.0125, जब इसको 8 दूनी 16 यानी कि 160/80, यही हुआ ना हमारे पास, 32 की पावर 1/5 यानी कि 2 की पावर 1/5 हो गया, डिवाइड बाय 80, तो इसको हम करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.0125, या फिर सीधा इसको 80 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 2 पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा 2.0125 हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ना अगर ना समझाए तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं करवा दूंगी। वैसे इजी क्वेश्चन था, आप इसको लिखेंगे ना साथ के साथ मेरे साथ सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए 2^3n-1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2^3 कंप्लीट की पावर n-1, ये हो गया 8^n-1 की पावर n। तो ये हो गया n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8-1 यानी कि 7। तो ये किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा हैज़ 2 coins, सीमा के पास 2 कॉइन हैं, विच अपियर्स आइडेंटिकल इन हर पर्स। सी नोज दैट वन इज फेयर एंड अदर इज 2-headed। उसको पता है कि एक तो हमारे पास क्या है, फेयर है, और दूसरा हमारे पास क्या है, हेड है। शी टेकन आउट 1 टॉस, जब वो क्या करती है, एक टॉस करती है, मतलब सिक्के को उछालती है, इट एंड गेट्स ए हेड, तो उसे क्या मिलता है, एक हेड मिलता है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, द कॉइन वाज अ फेयर, तो हमें बताने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉइन वाज फेयर, फेयर की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम। ठीक है, मतलब जो एक बार हो चुकी है घटना और जो होने वाली है उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कॉइन वाज फेयर, यानी कि फेयर बाय, और उसका आया कितना था, आया क्या है उसका, हेड। तो हमें फेयर अपॉन हेड यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेयर की गिवन बाय हेड, जब हमारे पास हेड गिवन है। ठीक है, फेयर को हमने इसको मान लिया मैंने E1, और इसको मान लिया, हेड को मान लिया मैंने A, E1 बाय A। तो यानी कि हमें निकालना है P ऑफ E1 गिवन A1, E1 गिवन A, ऐसे भी बोल सकते हैं, या E1 बाय A भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A गिवन E1। ठीक है, जो हो चुकी है प्रोबेबिलिटी और जो होने वाली है, डिवाइडेड बाय, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाय E1। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा P ऑफ E2, अब E2 और P ऑफ A बाय E2। अब E2 हमारे पास क्या है, E2 हमारे पास इसने बोला था ना 2-headed, एक तो हमारे पास फेयर आया है और दूसरा हमारे पास क्या आया है, 2-headed। अब देखो P ऑफ E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, E1 हमने क्या मानना था, फेयर कॉइन, फेयर कॉइन यानी कि मान लो हेड टेल आने के क्या चांस है, फेयर कॉइन आने के चांस 1/2 ही होते हैं, और हेड के भी क्या होते हैं, 1/2। तो P ऑफ E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/2। ए बाय गिवन E1, ए हमारे पास कितना है, मतलब हेड आया, और E1 हमारे पास क्या है, फेयर। हेड और फेयर मतलब हेड आया है विद रिस्पेक्ट टू दी फेयर, फेयर कॉइन के रिस्पेक्ट में, तो वो भी कितनी चांस रखेगा, 1/2 चांस रखेगा। नीचे इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू 1/2 प्लस, अब ये E2 की बात कर रहा है, P ऑफ E2 का मतलब क्या है, P ऑफ E2 का मतलब था 2-headed का मतलब हमारे पास क्या था, 2-headed का मतलब हमारे पास क्या आया, हेड आया, तो यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे A बाय E2, ए हमारे पास हेड है, E2 हमारे पास 2-headed, यानी कि दोनों हेड की प्रोबेबिलिटी रखने हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन इज नॉट ए स्विमर इज 0.3, हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी गिवन है जहाँ पे पर्सन जो है वो स्विमर ना होने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3 है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 पर्सन 4 आर स्विमर, और प्रोबेबिलिटी निकालने की 5 पर्सन में से 4 हमारे पास क्या होंगे, स्विमर होंगे। ये हमारे पास जो है बर्नौलीज जो प्रोबेबिलिटी होती है, वहाँ से बर्नौली की थ्योरम है जो, उसका ये हमारे पास क्वेश्चन है। और वो थ्योरम क्या कहती है, बर्नौलीज थ्योरम, P ऑफ X इज इक्वल टू R क्या होता है, NCR, P की पावर R, Q की पावर N-R, मतलब होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे हमने निकालना है P ऑफ X इज इक्वल टू 4 निकालना ना, कि 4 आर स्विमर, प्रोबेबिलिटी निकालनी कि आउट ऑफ 5 4 आर स्विमर, तो यानी कि 5C4। P हमारे पास क्या आया है, P जो है वो हमारे पास क्या है, इसने बोला ना P क्यू, इसने एक बोला है कि नॉट ए स्विमर, स्विमर नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होगी, क्यू की प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.3, और n हमारे पास 5 की पावर, मतलब 5 में से 4 माइनस किया 1, और होने की क्या होगी, इसको 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.3 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7, और इसकी पावर हमारे पास कितनी है, R यानी कि 4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होगा, 0.7 की पावर 4, 0.3 की पावर 1। तो देखो ये रहा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम के भी बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, हमें बस पता होना चाहिए कि इस प्रोबेबिलिटी में कौन सी, मतलब
कौन सा प्रोबेबिलिटी किस तरीके से सोल्व होगी, बेस थ्योरम लगेगी, बर्नौलीज थ्योरम लगेगी या सीधा ही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें एक बार ये फेलियर दे दे और एक बार में ये पूछे कि उसमें से उतने होने की जो प्रोबेबिलिटी बताओ तो क्या होगा, तो हमें समझ जाना चाहिए वो बर्नौलीज थ्योरम का हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू बतानी है। अगर हम अंदर वाली को टेंजेंट में कन्वर्ट कर दे तो टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा और जो हमारे पास एंगल आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको चेंज करेंगे, ये है जो टेंजेंट इनवर्स, कोस एक्स को मैं लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये इसका फॉर्मूला है। 1 को मैंने लिखा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 से मल्टीप्लाई इसकी और माइनस ये साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और ये कंप्लीट किसका होल स्क्वायर बन गया, ये कंप्लीट बन गया हमारे पास होल स्क्वायर, बताओ किसका बन गया, ये बन गया कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का फॉर्मूला। तो देखो ये हो गया हमारे पास, ऊपर तो क्या था टेंजेंट इनवर्स, ये था कोस स्क्वेयर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, और ये था नीचे कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का स्क्वेयर बन गया। ठीक है, अब इसको खोलेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और ए माइनस बी नीचे है तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास प्लस का साइन, स्क्वेयर खत्म हो जाएगा और नीचे एक बच जाएगा। तो ये हो गया कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 और नीचे कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, ये हमारे पास होता है टेंजेंट इनवर्स, ये होता है 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय 2 का फॉर्मूला। और ये कंप्लीट किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, इसको हम लिखते हैं टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, यानी कि टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बाय में 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, जो एंगल था वो आ गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर और ये हमारे पास गिवन है इनका सम, तो वैल्यू बतानी है इसकी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। ये हमारे पास कितना है, वो यूनिट वेक्टर 1 1 1 है, यानी कि 3 प्लस 2 इंटू ये हमारे पास इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल टू -3 और 2 मल्टीप्लाई में थे तो यहाँ डिवाइड, यानी कि -3/2 हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट, हमारे पास पोजीशन वेक्टर निकालना है। ये हमारे पास 4a प्लस बी और ये हमारे पास है b क्या है, a माइनस 2b एक्सटर्नली इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें आता है सोल्व करना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ, और बीच में एक्सटर्नली है तो माइनस का साइन, यानी कि 2 ऑफ a माइनस 2b माइनस 3 ऑफ 4a प्लस b डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 यानी 2 माइनस 3 m माइनस n, यानी कि 2 माइनस 3 क्योंकि एक्सटर्नली है तो 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2 2 4b माइनस 4 3 12a माइनस का 3b, और नीचे हमारे पास क्या है माइनस का 1। इसको जब हम सोल्व करेंगे 12 में से 2 गएंगे तो माइनस का 10a, और ये हो गया 4 और 3 7 माइनस का 7b, और माइनस था माइनस ऊपर ले आएंगे तो 10a प्लस 7b, यानी कि हमारे पास फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी। अब हमें निकालना है फॉर्मूला, हमें पता है क्या है, प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिसके विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्शन निकालना है उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जिस प्रोजेक्शन निकालना ना उसको उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके ऑन के बाद जो भी अक्षर आएगा, मतलब ऑन बी ऑन सी ऑन डी,
तो उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसको डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, मतलब जो हमें निकालना डॉट प्रोडक्ट को। तो ए डॉट बी इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे और नीचे बी का मैग्नीट्यूड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/3 यानी कि 1, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी ये पूछता ना प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पूछता, तो ऊपर तो इन दोनों की क्या आती है डॉट प्रोडक्ट, और इसने पूछा बी ऑन ए पूछता, और जो ए होता उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है नीचे आता, ठीक है। जो ऑन के बाद होगा ना, वो ये बात याद रखना, जो ऑन के बाद वाली टर्म होगी वही हमारा क्या आएगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। नीचे उसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ, ये बताने पहले इसको सिंप्लीफाई करो, क्या इसको लिखेंगे हम, इसको हमने लिखा आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई प्लस के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस जे, ठीक है। ये लिख दिया, इनके मैंने ये ऐसे पेयर बना दिए, इनके खोल दिया, ठीक है। ब्रैकेट यूज़ कर लेती हूँ मैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब हमें साइकिल पता है, आई जे और के का जो साइकिल होता है वो ऐसे चलता है, आई जे के, फिर के जे के आई, फिर के आई जे, ऐसे चलेगा। तो देखो आई क्रॉस जे है, हमें पता है कि आई क्रॉस जो आई क्रॉस जे है वो क्या होता है, हमारे पास के होता है, और आई क्रॉस आई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। ये सभी बच्चों को पता है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या आएगी के। आई क्रॉस के पूछा है, तो आई क्रॉस के की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कुदाक मार दी ना बीच में छोड़ के, लाइन में तो चले नहीं, साइकिल में तो चले नहीं, तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का जे प्लस। अब जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के को हम क्या लिखेंगे, प्लस का आई, ये तो सीधा चल रहा है, जे के आई होता ना, तो प्लस का आई। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज लिखेंगे, तो एक कट पीट के हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इज विदाउट x यानी कि फ्री फ्रॉम x, देन r की वैल्यू बतानी है। फ्री फ्रॉम x का मतलब x का जो कोफिशिएंट आएगा उसको क्या रखना है, 0 के इक्वल रखना है। तो देखो rth टर्म, तो हमारे पास टी आर प्लस 1 जब हम निकालते हैं तो एन सी आर एक्स की पावर r और a की पावर n माइनस आर होती है, यानी कि rth टर्म का एक्सपेंशन क्या रखना है, अब 0 रखना है। तो वैल्यूज पुट कर दो, r प्लस 1 है तो यहाँ पे एक कम होता है, यानी कि r हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12, n की वैल्यू 12, c और rth टर्म पूछे ना, तो ये हमारे पास किसका है, r प्लस 1th टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो rth टर्म यानी कि r में से एक माइनस, यानी कि r माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा x यानी कि 2x² की पावर r माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कितना है, माइनस ऑफ 1/x, n माइनस r माइनस 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, यानी कि 12 माइनस आर प्लस 1। समझ आया, ये आर प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला है, और rth टर्म का पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, आर माइनस 1। तब जाके यहाँ पे आर आएगा ना, टी आर का मतलब rth टर्म होता है, टी आर प्लस 1 का मतलब r प्लस 1th टर्म होती है। तो rth टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, -1 करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 करेंगे तभी तो टी आर निकलेगा, ठीक है ना। तो थ्रू आउट माइनस, तो अब यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, एक्स के कोफिशिएंट को जो एक्स की जो पावर आएगी उसको कंपेयर कर लो, एक्स की हमारे पास पावर आ जाएगी 26 माइनस 3r प्लस 1, इसको क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ से 3r इज इक्वल टू हमारे पास 26 और 1 27, r की वैल्यू 3 में 27, यानी कि 9, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th, rth एंड r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी एक्सपेंशन का हमारे पास, सॉरी बच्चा, तो जो इसकी एक्सपेंशन है इसका हमारे पास क्या था, r माइनस 1th टर्म और rth टर्म और r प्लस 1th टर्म दे रखा है इस एक्सपेंशन की, तो इसकी रेशियो दे रखा है 1, 3 और 5। तो n की वैल्यू निकालनी है, ये भी बहुत ईजी है। अब देखो r प्लस 1th टर्म का तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या, टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला हमारे पास है एन सी आर एक्स की पावर आर ए की पावर n माइनस आर, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। आर की वैल्यू निकालनी है तो एक माइनस करेंगे, यानी कि एन सी आर माइनस 1 एक्स की पावर आर माइनस 1 ए की पावर n माइनस आर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ से टी आर माइनस 1 निकालना है तो ये एन सी आर माइनस 2 एक्स की पावर आर माइनस 2 ए की पावर n माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना, इजी था।
अब इसने क्या बोला, एन की वैल्यू निकालनी है, रेशो गिवन है, तो या तो इसको ले लो TR+1 TR को, या TR और TR-1 को ले लो। यहाँ से इन दोनों मतलब दो दो के पेयर में सोल्व करके इक्वेशन आ जाएंगी दो। तो दो इक्वेशन कैसे आएंगी, जब मैं ये लूँगी कोफिशिएंट कंपेयर करना है, तो मैंने लिया NCR RH टर्म का कोफिशिएंट और R-1 का, यानी कि NCR-2 का, और दूसरा हमारे पास क्या है NCR-1 का 1, 3 और 5 में है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को लिया NCR/NC, फर्स्ट और थर्ड को लिया, R-1 इज इक्वल टू कितना है 5/3। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी क्या, 3n-8r+3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन आएगी जब मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालनी है, जब मैं सेकंड और थर्ड को लूंगी ना, तो सेकंड और थर्ड को जब मैंने लिया सेकंड थर्ड को, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी क्या, n-4r+5 इक्वल टू 0। अभी इन दोनों से n और r की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और हमसे किसकी चीज़ की पूछी है, n की, तो n की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। मैंने आपको दोनों इक्वेशन बता दी हैं, वो निकाल के देख लेना। सीधा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, n फैक्टोरियल वाला लगा के सोल्व करके काट पीट के दो इक्वेशन आएंगे, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, n की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में, करके देखना ट्राई। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी ऊपर करवाया था। अब इसने बोला है जो कोफिशिएंट है x की पावर n का, वो क्या है हमारे पास, रेशो इन दोनों का जो है रेशो के इक्वल है, यानी कि इसका कोफिशिएंट है तो मैं सीधा लिख दूँ ना 2x की पावर n का, तो यहाँ पे r की जगह n है, तो 2nCn इज इक्वल टू, रेशो में है तो रेशो ऑफ इसका क्या आ जाएगा 2n-1Cn। ठीक है, तो इनका जो कोफिशिएंट है वो मैंने कंपेयर कर दिया, रेशो में है, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 2n-n यानी कि n फैक्टोरियल, रेशो 2n-1 का फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल और 2n-1 का फैक्टोरियल। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2:1, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इनको काट पीट देना, सोल्व कर लेना। ठीक है, इजी कैलकुलेशन। अब तो एग्जाम के थोड़े दिन बचे हैं, तो कैलकुलेशन आपको फास्ट होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए छोटी हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। अगर सारे मैं ही करवा दूंगी तो आप फिर मेरे को पता है प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हिंट मैंने सबकी दी है, ये मत बोलना कि मैंने हिंट नहीं दी। ठीक है ना, तो देखो द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 1 and 11। फर्स्ट टर्म हमारे पास A1, लास्ट टर्म यानी कि L और यानी कि AN भी इसको बोलते हैं, कितनी है 11। इफ द सम ऑफ द टर्म इज 48, सम क्या होता है हमारे पास, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो हमें पता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, देन द नंबर ऑफ टर्म। बताओ अब इसमें क्या रह गया, कुछ रह गया, 48 हमारे पास गिवन है, n की वैल्यू बतानी है, A फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि 11। अब इसको सोल्व कर लो। अब तो ये सोल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 11 और 1 12, 2 6 12 यानी कि 6n, और 6 7 42, 6 8 48, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेकंड टर्म ऑफ ए GP इज 2, सेकंड टर्म यानी कि A2 हमारे पास कितना है 2, और A2 को हम क्या लिखते हैं AR। ठीक है, एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म A/1 - R कितना गिवन है 8। देन द फर्स्ट टर्म यानी कि A की वैल्यू बतानी है। बताओ अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से R की वैल्यू निकालो। R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/A, क्योंकि हमें निकालनी A की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म, तो A/1 - 2/A इज इक्वल टू 8। एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर लो। A की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, A की वैल्यू आएगी 4,4, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आ गया समझ, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एंड एलिमेंट ऑफ एंड AP। इफ S2N हमारे पास क्या दे रखा है 3SN, देन 3S इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, N को एक बार 1 पुट करो, तो S2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3S1, यानी कि S2 की वैल्यू हमारे पास है, S1 क्या होती है फर्स्ट टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म यानी कि 3A, तो S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से 3A हमारे पास इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक है, 3A हमारे पास इसकी क्या आ गई वैल्यू। अब देखो हमारे पास अगर कोई टर्म AP में हो तो हम क्या मानते हैं, A+D और A-D, इस टाइप से हम टर्म लेते हैं ना। तो अब देखो इनका क्या बोला इसने, फर्स्ट टू टर्म्स का हम जब सब करेंगे तो यानी कि A+D किसके इक्वल था हमारे पास 3A के, ये फर्स्ट टू टर्म्स है, ये S1 मतलब ये A1 ये A2, ठीक है ना,
और आगे चलेंगे तो a+2d a3, ठीक है, और पीछे चलेंगे तो एक कम हो जाएगा। तो मैंने ये 3 टर्म मैंने अब ये मानी है a+d a+2d, ठीक है, अभी हो गया। अब इसको सम करेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स का a1 + a2 को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2a + d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3a। d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी a, d की वैल्यू हमारे पास a, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास 3a, ठीक है, a की वैल्यू और d की वैल्यू हमारे पास गिवन है। और यहाँ से देखो ये हमारे पास S3 इज इक्वल टू ये क्या है हमारे पास रेशो S1। S3 क्या है a, मैंने माना था a+d दूसरी टर्म, तीसरी टर्म a+2d ये माना था ना, और इज इक्वल टू सम ऑफ 3 टर्म्स का रेशो है ये, सॉरी रेशो। और S1 हमारे पास कितनी थी फर्स्ट टर्म, यानी कि 3a हमारे पास क्या थी फर्स्ट टर्म थी, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 1 2 3a + 3d रेशो 3a। अब यहाँ से देखो d की वैल्यू a थी, तो यहाँ पे 3 और 3 6a रेशो 3a, ये a से a कैंसिल, 3 दूनी 6 यानी कि 2:1। ये हमारे पास क्या आ गया 2:1, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास ये 2:1 में आ गया। और इसने आंसर पूछा था ये किसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, कहीं हमने गड़बड़ी तो नहीं कर दी कुछ। S1 हमारे पास क्या था सम ऑफ फर्स्ट टर्म, 1 मिनट, ठीक है। तो देखो गड़बड़ी कुछ नहीं हुई, ये हमने निकाला था ना S3/S1 रेशो निकालना था, और रेशो निकालना था तो हमारे पास देखो S3 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, वो हमारे पास क्या आई थी 6a आई थी ना, और डिवाइडेड बाय क्या था इसकी S1 की फर्स्ट टर्म क्या थी a, तो a से a कैंसिल होके ये 6 आएगा, वहाँ पे मैंने 3 2 6 वो मैंने गलत कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे S3 को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया था a+d + a+2d, तो 1 2 और 3a और d की वैल्यू है यानी कि प्लस में 3a, तो 3a डिवाइडेड बाय S1 की वैल्यू क्या थी a, तो ये था ना 3 और 3 6a रेशो a था, वहाँ पे मैंने 3 गलत लिख दिया था, ठीक है, ये गलती ठीक कर लेना। तो यानी कि 6:1 यानी कि 6/1, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं कैलकुलेशन में, तो आप थोड़ा ध्यान से करना केयरफुली, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ये A4,4, B आर इन AP, अगर हमारे पास ये टर्म AP में, तो एक रिजल्ट हमारे पास ये होता है 2b का स्क्वायर नहीं बेटा 2b इज इक्वल टू a+c, ये तो AP में। और जब GP में हो तो GP में हमारे पास क्या रिजल्ट होता है b² इज इक्वल टू √AC, ये हमारे पास क्या होता है रिजल्ट होता है b² इज इक्वल टू √AC का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास AP में, तो यहाँ से a+c की जगह क्या है b, और b की जगह क्या है 4, तो यानी कि 4 दूनी 8, a+b की वैल्यू आ गई 8, यहाँ पे ये होगा 2 2 4 √AB, ठीक है, ये GP में है ये AP में है। इफ तो A,1,B बताना है, A B और 1 किस चीज़ में होंगे, देखो AP और GP का तो हमें पता है, क्यों ना हम HP पे सीधा अटैक करें। तो HP का फॉर्मूला क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है हमारे पास B इज इक्वल टू 2AC/A+C, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे A B और C की वैल्यू, B की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 इज इक्वल टू A, और C की वैल्यू 2AB, A+C की वैल्यू हमारे पास क्या है A+B, A+B की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी क्या थी 8, और AB की वैल्यू 4 दूनी 8, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दैट मीन्स ये टर्म हमारे पास क्या होंगी HP में होंगी, ठीक है। HP का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है B इज इक्वल टू 2AC/A+C, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास गिवन है Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये भी सो सिंपल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नोट बताना है। एक बात ध्यान रखना, नोट वाले ज़्यादातर क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो ध्यान रखना नोट वाले माइंड में रखना कि हमें ये बताना है कि जो उत्तर गलत है वो बताना है, ये नहीं कि जो सही है उसी पे टिक कराएं। तो ये आइडेंटिटी ठीक है, मोड Z1.Z2 इज इक्वल टू ये हमारे पास ठीक है, ये भी हमारे पास ठीक है। ये देखो मोड Z1 - Z2 का लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 होता है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो इसने नोट वाला पूछा है, तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और ये भी हमारे पास आइडेंटिटी ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी हमारे पास ठीक दे रखी है, तो गलत कौन सी है थर्ड वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे गलत दे रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल बता रखा है, बताना है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला हमें पता है कोस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो पहले इसको सिंपल बनाओ, यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन लो, तो लाइन को पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो x-2/2, यहाँ से y-1/7 और यहाँ से z+3/3 -3। तो एक डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया 2 7 -3, क्या आ गया 2 7 और -3। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ से ये ठीक है, यानी कि एक है -1, यहाँ से 2 कॉमन लो, तो y-4 यहाँ पे डिवाइड बाई 2, यानी कि एक आ जाएगा यहाँ पे 2। दूसरा यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, तो ये 4, तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या देखो कोस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा -2 प्लस का 14, 7 दूनी 14, और यहाँ से ये हो गया 4 3 12 -12, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। ऊपर देखो क्या आएगा -12 -2 -14 -14 प्लस 14, यानी कि ये तो जीरो ही हो गया, नीचे निकालने की जरूरत ही नहीं। कोस थीटा जीरो कब होता है, कोस π/2 पे, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई π/2, दैट मीन्स क्या हो गया 90 डिग्री, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे समझ में, पहले लाइन देखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उनका कोएफिशिएंट को 1 बना के करना है शुरू, ठीक है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के आपको बता दिया कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, द पॉइंट ऑन ए लाइन, हमारे पास ये गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट निकालनी है। जो पॉइंट ऑफ ए लाइन है वो हमारे पास ये है, विच इज आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट डिस्टेंस पर है फ्रॉम ए पॉइंट पी, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है, 1 3 3 से। तो देखो इसको हमने क्या मान लिया, ये हो गया इज इक्वल टू लैम्डा, एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 लैम्डा -2, वाई की वैल्यू होगी 2 लैम्डा -1, जेड की वैल्यू होगी हमारे पास 2 लैम्डा +3, ठीक है। अभी इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, निकाल लो, इजी क्वेश्चन है ये तो। हमारे पास क्या है, पॉइंट डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 यूनिट का डिस्टेंस दे रखा है, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से 5 यूनिट का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा दो। तो क्या होता है, ये होता है हमारे पास 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इज इक्वल टू डिस्टेंस अंडर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हमने हटा दिया क्योंकि 5 का स्क्वायर करा था, तो अंडर रूट नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पॉइंट से निकालेंगे 3 लैम्डा -2 और ये क्या हो जाएगा -1, यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -4 का स्क्वायर, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रही हूँ जो गिवन है, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा का स्क्वायर। ये इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0 और 2 आ जाएंगे, 0 और 2। फिर जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, क्या एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 3 लैम्डा -2, 0 और 2 पुट करेंगे तो हमारे पास एक बार 0 पुट करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, जब लैम्डा की वैल्यू क्या है 0, और जब लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 दूनी 6 -2, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। एक 4 आ रही है और एक 1 आ रही है, तो देखो अब हमारे पास 4 3 और 7, जब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 0 और 2, लैम्डा हमारे पास क्या निकला 0 और 2, तो वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ जाएंगे, जब 0 पुट करेंगे और जब 2 पुट करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे मैंने ये गलती कर दी, एक्स क्या था 3 लैम्डा -2 था ना, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -2 आएगा, तो -2, ठीक है, शायद मैंने वहाँ पे कुछ और लिखा था। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दी वैक्टर ए बी सी आर कोप्लानर, कोप्लानर के लिए मैंने बताया था क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू सम लैम्डा बी सी होता है ना, तो ये होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई कोप्लानर और इस टाइप से लैम्डा की वैल्यू पूछे तो बॉक्स प्रोडक्ट यूज करते हैं, ए बी सी, इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दैट मीन्स इसका डेटरमिनेंट निकाल लो। डेटरमिनेंट क्या निकालेंगे, 4 6 2 और इक्वल टू क्या रखेंगे 0 और 1 -4 -3 लैम्डा 1 और -3 इक्वल टू 0 रखेंगे डेटरमिनेंट को, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी। कोप्लानर के लिए एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, जब ऐसे पूछ लेना कि लैम्डा की वैल्यू, किसी भी स्केलर की वैल्यू निकालनी हो तो उसका डेटरमिनेंट उठा के क्या कर दो 0 पुट कर दो, तो 8 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 8 आ जाएगी। और दूसरा मैंने अभी बताया था ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी हमारे पास होता है, अगर ये स्केलर में आ जाए, किसी स्केलर के मल्टीपल में आ जाए तो हमारे पास क्या होता है कोप्लानर, जब हम कोप्लानरिटी चेक करते हैं। आई थिंक इस टाइप के मैंने पिछले मतलब अभी तक जितनी सीरीज हुई है उसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। तो ये नया क्वेश्चन था, तो ये केवीएस में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सेंटर ऑफ ए स्फीयर विच पासिस थ्रू, ये भी बहुत ईजी। अगर आपने मेरी 11th क्लास की सर्कल की वीडियो देखी होगी ना, तो वहाँ पे मैंने आपको करवा रखा है, जैसे सर्कल में होता है ना वैसे ही सेम स्फीयर में होता है। तो देखो पासिंग स्फीयर की क्वेश्चन लिख लो, एक्स स्क्वायर, ये शायद मैंने अभी सीरीज में भी पीछे करवाया आपको क्वेश्चन, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d इक्वल टू 0। पासिंग पॉइंट गिवन है 1 2 3 और चारों को पुट कर लो। चारों को पुट करेंगे तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -a/2, v की वैल्यू -b/2, d की वैल्यू हमारे पास 0 और w की वैल्यू हमारे पास c/2 -c/2। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। और सेंटर पूछा है, स्फीयर के सेंटर क्या होता है, स्फीयर का सेंटर होता है हमारे पास नेगेटिव साइन, -u -v -w, जैसे सेंटर में होता है -f -g, वैसे ही सर्कल में होता है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है a/2 b/2, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएंगे और w की c/2। इनकी वैल्यू क्या आई थी, u की वैल्यू -a/2 आई थी ना, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, स्फीयर की इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, फिर वहाँ पे ये वैल्यू पुट करके u v w और d की वैल्यू निकाल लेंगे। सेंटर का हमें पता ही है, विद नेगेटिव साइन होता है, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फंक्शन हमारे पास ये गिवन है x-1 x-2 x-3 सेटिस्फाई द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, ठीक है, लैग्रेंजेस जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो हमारे पास क्या कहती है, तो देखो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू क्या कहती है हमारे पास, कोई भी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पर क्या होना चाहिए, जो भी हमारे पास गिवन है वो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पर तो कंटिन्यूस होना चाहिए। ओपन जो इंटरवल है उस पर क्या होता है, होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फिर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। वहाँ से तो क्या होगा, एफ डैश सी हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय बी माइनस क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये प्रॉपर्टी अब इसने बोला है कि जो फंक्शन है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये फॉर्मूला लगा दो, एफ डैश सी, यहाँ पे सी पुट करेंगे, उसका पहले तो इसको सोल्व करेंगे और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर डेरिवेटिव जो निकाल के आएंगे तो उसमें सी पुट कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -3c² माइनस 12c और प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और 4 इंटरवल है, यानी कि बी की वैल्यू 4 ए की वैल्यू ए, तो 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 4, मतलब इसको थ्रू आउट सोल्व करेंगे एफ बी माइनस एफ ए की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 3c²। एफ बी का मतलब यहाँ पे पुट करना है हमने क्या, 4 वैल्यू 4 रखना है यहाँ पे एक्स की जगह, और एफ ए यहाँ पे ए कितना है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से सी की क्या आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। कितनी वैल्यू पूछी है, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है, यानी कि सी की कितनी वैल्यू आएंगी हमारे पास, 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, क्योंकि 3c² यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने नंबर मतलब जितने जो हमारे पास वेरिएबल है उसका जितने भी मतलब स्क्वायर होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, उसके उतने ही रूट होते हैं। ये बात हमें पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस पोलिनोमियल गिवन है, एफ और जी दोनों पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, उनका सम भी कॉन्टिन्यूस, माइनस जो सब्ट्रैक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस। तो ये देखो क्वोशंट एफ एक्स बाई जी एक्स, ये क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस, मे बी डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी, पर इसने कंडीशन ये लगाई ही नहीं हुई कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो है, तो इसमें तो सीधा बोल रहा है अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो डिसकंटिन्यूस बन गया, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद है ये भी इजी क्वेश्चन है, लिमिट पुट करनी है। पहले देखो 1 पुट करेंगे तो 0, नीचे पुट करेंगे तो 0, 0/0 फॉर्म है इसका, एल हॉस्पिटल रूल से इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव ऊपर लगाएंगे क्या, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√x, ये हो जाएगा 2x - 3, फिर प्लस ये √x - 1 एज इट इज, 2x - 3 का क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 जा 4x प्लस 1। अब यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, -1/10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट नहीं, नेक्स्ट
सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये भी मैंने आपको बताया था किस फॉर्म का है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी एक्स निकालो फॉर्मूला। फिर उसके बाद ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फाइनल सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इसको सोल्व करके देखना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये भी, फॉर्मूला बेस्ड। ये भी अभी मैंने ये भी पीछे करवाया था, देखो ये क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, शायद यूपी वाले एग्जाम में था या DSSB में ये क्वेश्चन भी। इनको क्या करेंगे, डी वाई वाले को एक तरफ और डी एक्स वालों को एक तरफ, तो सोल्व करेंगे। ये किसका, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर, क्या हो जाएगा डी वाई इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स वाई। ये हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा इधर क्योंकि इसको ऑपरेट करेंगे ना 1 प्लस वाई स्क्वेयर को, इधर -1 तो माइनस का साइन, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स इधर आके प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई यानी इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको सोल्व करना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन बताना है, ये भी बहुत ईजी है। एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स, डी वाई वालों को एक साइड और डी वाई वालों को एक साइड, डी वाई बाई वाई इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, तो ये हो जाएगा log वाई इज इक्वल टू log एक्स प्लस log सी। ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स सी, और ये हमारे पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y इज इक्वल टू मतलब y इज इक्वल टू सम स्केलर है c, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा लो तो वो लाइन ही बनती है, तो ये क्या होगी स्ट्रेट लाइन। मान लो c की वैल्यू 1 मिनट के लिए मान लो 1 है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा क्या रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, थ्रू आउट क्या रहनी चाहिए, उनकी पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो थ्रू आउट क्या होना चाहिए, पावर उनकी सेम होनी चाहिए। तो अब देखो ये है हमारे पास, या फिर दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई, एक्स और वाई की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट कर दें, और बाहर जो है वो क्या आए, लैम्डा की पावर 0 यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई सेम वही फंक्शन बन जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लैम्डा एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा एक्स, यहाँ पे लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स, यहाँ पे लैम्डा वाई, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा, सब जगह लैम्डा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड मतलब इनको सोल्व करेंगे तो डिवाइड में ये आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा, लैम्डा कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, लैम्डा की पावर 0 बच जाएगी क्योंकि 1 बचेगा, और अंदर से सेम क्या फंक्शन आ जाएगा एक्स वाई का, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और पावर भी सेम है 1, यहाँ पे भी 1, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में भी पावर क्या है सेम, और यहाँ पे भी एक्स की पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये इक्वल टू 0 है, तो जब इसको सोल्व करेंगे ये हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इधर ले आए 1 प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स, तो यहाँ पे 1 की पावर की कॉन्स्टेंट की पावर यहाँ पे क्या है 0 होगी, तो पावर थ्रू आउट इक्वल टू राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी, सेम नहीं आई। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और 1 2 है, किसी की 2 है किसी की 1 है, तो इसलिए ये दोनों भी नहीं होंगे सेम। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स, ये भी हमारे पास होमोजीनियस नहीं बनेगा, तो थ्रू आउट ये हमारे पास, और मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करना है गिवन फंक्शन में, और वहाँ से जो हमारे पास लैम्डा कॉमन आएगा बाहर वो 0 में आना चाहिए, मतलब वहाँ पे 1 आना चाहिए कॉमन, और वो फंक्शन सेम एज इट इज़ जो हमारे पास गिवन है वो बनना चाहिए, तो ये हमारे पास होमोजीनियस की इक्वेशन होती है, ठीक है। या थ्रू आउट ये चेक कर लो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में थ्रू आउट हमारे पास पावर सेम है या नहीं है, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना है, तो चलिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या, अच्छा होगा सेशन आपका क्या था, अच्छा है, मैं भी पता नहीं क्या बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। तो चलिए आज की हमारी लास्ट क्लास थी, लास्ट क्यों थी बेटा नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे, ये हमारी क्वेश्चन लास्ट था, लास्ट क्लास नहीं क्वेश्चन लास्ट था, ठीक है। कई बार हो जाता है, कोई बात नहीं, आप मजाक मत उड़ाना मेरा भी, मैडम क्या बोल रही है, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, कल शायद मैं आपको ये एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर पूरा ही सोल्व करवा दूँ, नहीं तो फिर
एग्ज़ाम से पहले तो करवाई दूंगी। आज 8 तारीख होगी ना, हाँ, तो कल पॉसिबली केवीएस का जो पीजीटी का ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कल, ठीक है, कल पूरा करवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि परसों तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। तो चलिए मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।